डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हमारा थ्री फेस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो करेंगे हम थ्री फेस ट्रांसफार्मर की। थ्री फेस ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो थ्री फेस ट्रांसफार्मर्स के होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, ये पूरा जो है आज डिटेल जो है हम देखेंगे थ्री फेस ट्रांसफार्मर के बारे में। तो पहले देखेंगे हम थ्री फेस ट्रांसफार्मर जो होता है। देखिए, थ्री फेस ट्रांसफार्मर का काम भी वही होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस जो क्या करता है, एक जगह से पावर को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो ट्रांसफार्मर रखा गया है। और ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रांसफार्मर का। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब थ्री फेस ट्रांसफार्मर में और जो है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है। थ्री फेस ट्रांसफार्मर में जो है तीन वाइंडिंग्स जो होती हैं वो अलग अलग, हर एक फेस के लिए अलग वाइंडिंग होती है। जैसे थ्री फेस सप्लाई हमारे पास आती है, वो थ्री फेस सप्लाई जो होती है उसके साथ जो है थ्री फेस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया जाता है। बाकी काम वही रहेगा, इसका काम वही रहेगा, ट्रांसफ़र करेगा पावर को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हमारे पास थ्री फेस ट्रांसफार्मर है, अब हम देखते हैं कि उसका काम क्या है। काम उसका ये है, जैसे हमारे आप देखते हो कोई छोटा सब स्टेशन ही ले लेते हैं, हमारे जो नियरेस्ट घरों के नियरेस्ट होता है, यहाँ से हमें हमारे घरों में सप्लाई आती है। तो पहले हम देखते हैं जो हमारे पास थ्री फेस ट्रांसफार्मर होता है, आप देखते हो उसके पास जो इनकमिंग है वो तीन सप्लाई लाइन आती है और तीन वायर्स होती हैं जिनको RYB हम बोल सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू। तीन कलर जो हैं वो दिए गए हैं थ्री फेस सप्लाई को डिनोट करने के लिए। तो ये जो तीन सप्लाई हमारे पास थ्री फेस सप्लाई आती है, आगे आप देखते हो जो ये हमारा थ्री फेस ट्रांसफार्मर होता है, तो यहाँ से जो आउटपुट निकलती है हमारी वो चार तारें निकलती हैं, फोर वायर्स जो होती हैं आउटपुट में आती हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन तो फेस होते हैं और एक न्यूट्रल। हमारे पास आते हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। थ्री फेस ट्रांसफार्मर जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहले नंबर पे आता है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस वाइंडिंग को हम जो है सप्लाई लाइन के साथ जोड़ते हैं वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो थ्री फेस में हमारे पास थ्री फेस सप्लाई RYB आएगी, उसको जिसके वाइंडिंग के साथ हम कनेक्ट करेंगे वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। फिर आती है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग होगी हमारी जो हमारी जब यहाँ से जिस वाइंडिंग के साथ हम लोड को कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है, क्योंकि हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, आउटपुट में हमें एक न्यूट्रल की ज़रूरत है, उसके लिए हमें स्टार कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिसके साथ लोड को कनेक्ट किया जाता है वो आपकी आती है सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर आता है आपके पास ऑयल लेवल। एक ऑयल लेवल लगा होता है, जो हमारे पास कंजर्वेटर टैंक होता है उसके बीच में एक ऑयल लेवल लगा होता है। वो लेवल बताएगा कि जो हमने ट्रांसफार्मर ऑयल जो ट्रांसफार्मर के अंदर डाला हुआ है उसका लेवल कितना है, कहाँ तक लेवल है। उसका लेवल को चेक करने के लिए हम जो है ऑयल लेवल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारे पास कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक एक ऐसा टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के टॉप में लगा होता है, छोटा सा ड्रम टाइप होता है वो लगा होता है। तो कंजर्वेटर टैंक का क्या काम है, जब क्या होता है कंजर्वेटर टैंक के साथ जो पाइप होती है वो जो मेन टैंक होता है ना, जिसके बीच में पूरा अरेंजमेंट रखा गया, थ्री फेस ट्रांसफार्मर का एक पूरा टैंक होता है जिसके बीच में ट्रांसफार्मर ऑयल को डाल के पूरा अरेंजमेंट बीच में सेट किया गया होता है। उस टैंक के साथ जो है कंजर्वेटर को एक छोटी सी पाइप के द्वारा कनेक्ट किया गया होता है। इसका पर्पस ये होता है कंजर्वेटर टैंक का कि जब क्या होता है, आप देखिए ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा बढ़ेगा, लोड कम होगा, ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएशन होती रहती है लोड में। कभी कभी जो लोड है वो पीक पॉइंट पे चला जाता है, बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है आपकी वाइंडिंग में हीट बनना शुरू होती है। हीट बनने से जो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है वो
हीट अप होगा ना, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होगा, गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी उसमें। उसकी वजह से जो है ट्रांसफार्मर ऑयल है वो रेज होगा, ऊपर आएगा। अगर ऊपर से पूरा जो ट्रांसफार्मर टैंक है जो उसको पूरे को सील कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो ट्रांसफार्मर जो है उसका ब्लास्ट होने का खतरा रहेगा। उसको ओवरकम करने के लिए ये हमारे पास एक कंजर्वेटर टैंक होता है, उसको पाइप के थ्रू जो है वो जोड़ा जाता है कंजर्वेटर टैंक को मेन टैंक के साथ, कि जब भी ऑयल लेवल बढ़ेगा तो उस पाइप के थ्रू जो ऑयल हमारा जो ऊपर रेज हुआ है वो कंजर्वेटर टैंक में चला जाए, ताकि एक स्पेस मिल जाए, ओवर हो रहा है उसको कहीं पर रुकने के लिए एक जगह बन जाए। उसके लिए हमारा जो है कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो होता है। फिर आता है हमारे पास ब्रीदर। आप देखिए कंजर्वेटर टैंक में जब चला जाएगा ऑयल, आपका गैसेस बनती रहेंगी, तो उन गैसेस को बाहर निकलने के लिए भी तो कोई रास्ता चाहिए ना। वो जो कंजर्वेटर टैंक के आगे एक हमने ऐसे पाइप सी लगी होती है, उसमें लगा होता है एक ब्रीदर लगा होता है। ब्रीद का मतलब सांस लेना, उसका काम यही है। ब्रीदर क्या करेगा, जो हमारी गैसेस हैं वो वहाँ से उसको आउटलेट बाहर के लिए एलो करेगा। गैसेस जो होती हैं ब्रीदर के कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक से कंजर्वेटर, वहाँ से ब्रीदर से होते हुए बाहर चली जाएंगी। जो गैसेस बाहर चली जाएंगी तो जो नेचुरली जो हमारा ऑयल है उसका जो टेम्परेचर डाउन होगा तो वो अपने लेवल में आ जाएगा। लेकिन जब ब्रीदर जो है, ब्रीदर का मेन पर्पस ये है कि ब्रीदर में सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका सिलिका जेल के थ्रू गैसेस बाहर जाएंगी तो वापस जो है कुछ एयर अंदर भी तो आएगी। अगर हमें वहाँ पर सिलिका जेल ना लगाई हो तो जैसे ही बाहर के एटमॉस्फेरिक के हिसाब से जब बाहर से एयर अंदर आएगी तो उसमें मॉइस्चर होगा। उसमें जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर जैसे ही अंदर जाके ट्रांसफार्मर ऑयल में मिलेगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल की जो इंसुलेशन जो होगी, जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसको ब्रेकअप करेगा। जैसे जैसे पानी मिलता जाएगा धीरे धीरे करते, एक टाइम में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करते जो है वो ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन है उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा। उस जो आए और जो बाहर से मॉइस्चराइज एयर है जब वो अंदर आए तो उसको ब्रीदर के रास्ते से आना पड़ेगा। और ब्रीदर के बीच में सिलिका जेल है। सिलिका जेल क्या करेगी, पिंक कलर की होती है, वो क्या करेगी, जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और ड्राई एयर को एलो करेगी अंदर आने के लिए। उससे क्या होगा, हमारे ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है उसकी इंसुलेशन ज़्यादा देर तक बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है ब्रीदर को। फिर आता है आपके पास ड्रैन को। एक जो है ट्रांसफार्मर टैंक के बेस में एक हमने छोटी सी पाइप रखी होती है। जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल आप देखते हो 5-7 साल के बाद जब वो उसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है तो जो ट्रांसफार्मर है उसको ऑयल जो है हमें चेंज करना पड़ता है। उसको चेंज करने के लिए ड्रैन को हम जो है उस पाइप को खोलेंगे, उसके आगे बाल सा लगा होता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है बाहर हम क्या कर लेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल को। अब दूसरा आता है इनलेट को। इनलेट के लिए जो ट्रांसफार्मर के टैंक के टॉप में हमें एक छोटा सा बाल रखा होगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे और वहाँ से जो हमारे पास ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको जब चेंज करना है उसको वहाँ से ट्रांसफार्मर टैंक में डालेंगे। फिर आता है आपके पास ट्रांसफार्मर ऑयल। मैंने बता दिया 2-3 काम करता है ट्रांसफार्मर ऑयल। एक तो इंसुलेशन बनाए रखता है, जितना भी अरेंजमेंट टैंक के अंदर है उसमें इंसुलेशन बनाए रखेगा। दूसरा, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो ट्रांसफार्मर ऑयल से बनी रहती है। फिर देखिए, फिर उसके बाद आता है आपके पास अर्थ पॉइंट, एक अर्थिंग पॉइंट होता है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अर्थिंग जो है बहुत ज़रूरी है। मेरा एक लेक्चर जो है मैंने पूरा अर्थिंग के ऊपर था मेरा, उसमें भी मैंने आपको पूरा समझाया था कि अर्थिंग के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों हमें अर्थिंग करनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है अर्थ पॉइंट होना जो है अर्थिंग ट्रांसफार्मर की होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये अर्थ पॉइंट है, अर्थिंग के लिए रखा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लोजन बैंड। एक बैंड सा होता है पाइप ऐसे, जो टैंक ट्रांसफार्मर ऑयल का टैंक जो होता है उसके टॉप के ऊपर एक हमें ऐसे बैंड रखा होता है। वो बैंड किस लिए होता है, उसका काम यही है, जो जैसे मैंने कहा कि जैसे ही पीक में पहुंचेगा आपका लो, ट्रांसफार्मर जो है हीट अप होना शुरू हो जाएगा, उसमें जो ऑयल है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी। उन गैसेस को बाहर निकलने के लिए जो रास्ता देगा वो एक्सप्लोजन बैंड देगा। इसके थ्रू जो है आपकी गैसेस बाहर निकलती है। आप देखते हो कई बार ट्रांसफार्मर अगर आपका पोल्स के ऊपर कहीं पर आप देखते हो घर के पास ट्रांसफार्मर है, वहाँ देखोगे तो उसके नीचे जो है
वो मोस्टली कभी कभी वो ट्रांसफार्मर ऑयल गिरा हुआ दिखेगा आपको। वो किस लिए, जैसे ही आपका जो टेम्परेचर अंदर का जो रेज होगा तो उसकी वजह से गैसेस जैसे बाहर आएंगी तो उसके साथ साथ वो ट्रांसफार्मर ऑयल भी बाहर गिरेगा। ये एक्सप्लोजन वेंट होता है। टेम्परेचर गेज होता है, टेम्परेचर गेज जो है ये गेज लगा होता है एक्सप्लोजन वेंट के साथ ही वो लगा होता है। उसका काम होता है वो टेम्परेचर बताएगा आपको कि कितना टेम्परेचर है, जो है ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना है, उस टेम्परेचर के बारे में आपको बताता रहेगा। बकल्स रिले, एक रिले लगी होती है टेम्परेचर गेज के साथ ही, कंजर्वेटर टैंक जो होता है उसके आगे साथ लगी होती है। बकल्स रिले का क्या काम है, रिले ऑपरेट करेंगी। जैसे ही आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से जो टेम्परेचर गेज जो है ये टेम्परेचर आपको बताएगा, एक इंडिकेशन देगा, उसकी वजह से रिले ऑपरेट करेगी। रिले ऑपरेट करने से वही प्रोसेस होगा जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि कंजर्वेटर टैंक जो है वो खुल जाएगा, कंजर्वेटर टैंक में चले जाएगा। जो आपका ऑयल है एक्स्ट्रा, जो ऑयल गैसेस की वजह से ऊपर आया था तो वहाँ से ब्रीदर से होते हुए गैसेस बाहर की ओर चली जाएंगी। तो ये था आपका बकल्स रिले जो है वो ऑपरेट करेगी। फिर आते हैं आपके पास प्राइमरी टर्मिनल्स और सेकेंडरी टर्मिनल्स। दो टर्मिनल्स जो है आपके प्राइमरी टर्मिनल्स को एस टी बुशिंग्स भी बोलेंगे, सेकेंडरी टर्मिनल को एल टी बुशिंग्स भी बोलेंगे। एस टी बुशिंग हो गया, एक इंसुलेटर्स होते हैं, आप देखते हो एस टी इज योर हाई टेंशन। जब अब मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताइए, ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हमारे पास जो है 11 kV अगर आ रही है तो ये एच टी है, हाई टेंशन है एच टी, और आगे आपको जो मिल रहे थे एल टी लो टेंशन। तो ये आपको कितनी मिल रही थी, ये न्यूट्रल था, ये तीन आपके फेज थे। तो एक फेज के बीच आप प्रैक्टिकली देखते हो 220, 30, 240 वोल्ट, इतनी ही प्रैक्टिकली इतनी ही मिलती है एक फेज और न्यूट्रल के बीच में। तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर जब मैंने बात की एल टी बुशिंग की, जब आपका ट्रांसफार्मर में ये तीन जो है कंडक्टर्स आएंगे तो इसको डायरेक्टली तो ट्रांसफार्मर के साथ तो हम नहीं ना जोड़ेंगे, डायरेक्टली जोड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर मेटल का बना हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर बुशिंग्स लगानी पड़ती हैं। एक किस्म के ऐसे चॉकलेट टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं, आपने देखे होंगे चॉकलेट कलर के ऐसे इंसुलेटर्स होंगे, उनके थ्रू जो है वो ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाती है। ये आपके एच टी बुशिंग्स होंगे, हाई टेंशन बुशिंग्स इनको बोलेंगे, एच टी बुशिंग जो हाई टेंशन की साइड लगेंगे। और एच टी, ये आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक ट्रांसफार्मर में जो है एच टी बुशिंग्स कितने होते हैं, आप बता सकते हो 3 होते हैं, ठीक है। और एल टी बुशिंग्स 4 होते हैं क्योंकि जो आउटपुट हमें मिलेगा 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल भी तो मिलेगा ना। ये जो होगा हमारे पास, ये आपके पास यहाँ पर भी चॉकलेट कलर की बुशिंग्स होंगी। तो ये 4 आपके जो है सेकेंडरी टर्मिनल्स होंगे, वो 4 होंगे। साइज में भी फर्क होगा, आप देखोगे इसका 11 kV जो है आपके पास आ रही है ना, 11 kV सप्लाई आ रही है, उसके लिए जो आपकी ये बुशिंग्स हैं वो साइज में बड़े बड़े होंगे। और जो एल टी बुशिंग हैं जो आपकी 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट है, तो उसके लिए वोल्टेज जैसे वर्किंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि बुशिंग्स कैसे होंगे, इंसुलेटर्स कैसे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं वर्किंग वोल्टेज के ऊपर। जैसे आप देखते हो कि बड़े बड़े टावर्स के ऊपर से जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स आ रही हैं तो उसमें बड़े बड़े आपके जो हैं काफ़ी बड़े साइज में जो इंसुलेटर्स लगे होते हैं। अगर उससे कम आप देखते हो आपके घरों में जो सप्लाई आती है उसमें छोटे छोटे जो है वो इंसुलेटर्स लगे होंगे। ये सारे डिपेंड करेंगे वर्किंग वोल्टेज पर, वर्किंग वोल्टेज कैसी है उसके हिसाब से। जैसे आप 11 kV आ रही है, 11 kV आपकी आ गई 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट के लिए तो बड़े यूज़ होंगे, 415 वोल्ट कम हो जाएगी तो उसके लिए छोटे छोटे यूज़ किए जाएंगे। फिर आते हैं आपके पास कूलिंग ट्यूब्स और ब्लेड। ट्रांसफार्मर के साइड में ऐसे पाइपें सी लगी होती हैं, ट्यूब सी बनी होती हैं, वो कूलिंग पर्पस के लिए होते हैं, या ब्लेड्स भी होते हैं। आप देखते हो कई जगह पर आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, उनके साथ बहुत बड़े बड़े जब MVA में ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना 10⁻⁶, तो MVA में होंगे तो उनके साथ एग्जॉस्ट भी बड़े बड़े पंखे लगे होंगे उनको कूलिंग पर्पस के लिए, ठंडा रखने के लिए। वर्किंग वोल्टेज ज़्यादा होगी तो जब लोड पीक में जाएगा तो वो गर्म तो होंगे ना, उनको ठंडा करने के लिए ही एग्जॉस्ट यूज किए जा रहे हैं। व्हील्स होते हैं, ट्रांसफार्मर टैंक है उसके नीचे व्हील्स होते हैं। ट्रांसफार्मर को आप देखते हो एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेना बहुत मुश्किल है, हैवी होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, व्हील्स लगे होते हैं ताकि हम उसको पुश करके एक जगह से दूसरी जगह जब हमें किसी ट्रांसफार्मर को ले जाना है
तो वो हम जो व्हील्स होते हैं उसकी हेल्प से उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा। 3 फेज ट्रांसफार्मर होगा, उसको हम दो तरीके से, उसकी वाइंडिंग जो है दो तरीके से की जाती है। शेल टाइप कोर है उसको ले लेंगे, तो जो है इनकी जो वाइंडिंग है एक साथ इकट्ठी जो है वो कर लेंगे। ये देखो 3 फेज ट्रांसफार्मर में हमें क्या करना है, दो तरीके से उसको वाइंड किया जाता है। या तो हमने एक 3 फेज ट्रांसफार्मर लिया, उसके जो है तीनों फेज की जो है वाइंडिंग एक ही जो है हमारे पास कोर होती है उसके ऊपर कर सकते हैं। या तो हमारे पास दूसरा मेथड होता है, हर एक फेज के लिए हमें अलग अलग जो है कोर बनाई वाइंडिंग की, और उसके बाद उन तीनों को जोड़ के जो है हम एज ए 3 फेज ट्रांसफार्मर उसका काम ले सकते हैं। या तो फिर हम तीनों फेज की सिंगल 3 फेज ले लेंगे या 3 फेज इकट्ठे ले लेंगे। लेकिन मोस्टली हम यूज़ करते हैं जो मेथड वो आता है 3 सिंगल फेज, 3 सिंगल फेज की हम वाइंडिंग करते हैं। इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा हमें ये रहता है कि जब हम इन तीनों में से कोई एक वाइंडिंग अगर फेल हो जाती है तो उस सिंगल वाइंडिंग को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरी वाइंडिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। उससे हमारी ओवरऑल जो मेंटेनेंस रिपेयर कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। इसलिए मोस्टली यूज़ जो है 3 सिंगल फेज जो है वाइंडिंग है हम उसका इस्तेमाल करें। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि जो अदर्स टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स हैं उनके बारे में जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।